Hello, Dimensional Analysis series में I hope this is the last topic, Dimensional Analysis and Derivation of a Relation. तो डेरिवेशन वेल हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में कोई फार्मूला इस्टेब्लिश करना डेरिवेशन कहलाता है. तो हाउ कैन वी डिराइव अ फार्मूला. इससे पहले थोड़े बहुत कुछ डेरिवेशन जो जूनियर क्लासेस से आपने सीखे हैं वो मैं बता देता हूँ. जैसे एक कहते थे हम लोग कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. डेल्टा टी लिखना चाहिए, मैं खाली टी लिख रहा हूँ. और उसके बाद यहाँ पे इक्वेलिटी आती थी और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ये आता ही क्यों है और हर बार इसके मीनिंग अलग अलग क्यों होते हैं. तो इस तरीके से होता था, यहाँ के की वैल्यू 1 आ जाती थी. ये एक बात हुई. एक फिर आपको याद होगा v प्रोपोर्शनल टू आई, तब हो जाता है v इक्वल टू आर आई. ये एक और फॉर्मूला हो गया. तो प्रोपोर्शनैलिटी थी, हटा तो कांस्टेंट वैल्यू आई. और एक और होता था ग्रेविटेशन में f प्रोपोर्शनल टू, पहले f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. और फिर ये इक्वालिटी में चेंज होता था g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये भी डेरिवेशंस हैं. ये एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किए गए डेरिवेशन है. हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. हम थ्योरेटिकल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके डेरिवेशन करते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस से भी ऐसे डेरिवेशन होते हैं. तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है. जैसे प्रोपोर्शनल है, उसे रिमूव करने में एक कांस्टेंट लगेगा. यहाँ पे एक खास ध्यान देने वाली बात है कि वो कांस्टेंट जैसे फोर्स के केस में डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. वोल्टेज के केस में डायमेंशन वाला ये आर रेजिस्टेंस डायमेंशन होती है, यूनिट होती है, डायमेंशन होती है. और वैसे ही ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी हमने यूनिट पहले भी निकाली है. वो वीडियो इनिशियल वीडियोस में से था, आप उसे एक बार चेक कर लीजिए. यहाँ डेरिवेशन के कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं और आप उन्हें फॉलो कीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. एक क्वेश्चन के साथ उसे समझते हैं. एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे स्टार्ट हम ऐसे करेंगे. पहला स्टेप, जिसका फॉर्मूला बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में रख दो. प्रोपोर्शनल का साइन लगा के जो जो उस पर डिपेंड करते हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे लिख दो. मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन यहाँ पे ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि मास पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किस पावर के साथ प्रोपोर्शनल, नहीं पता. तो इसकी पावर x लिख दो, इसकी पावर y लिख दो, इसकी पावर z लिख दो. नेक्स्ट, अब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k. यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि ये k ये है. k सिंपली ऐसे ही कुछ भी रैंडमली हमने चूज कर लिया. k इज अ कांस्टेंट. और हम यहाँ डेफिनेटली कहेंगे कि k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड नथिंग एल्स. नाउ अब हम डायमेंशन ले लेंगे दोनों साइड. तो k इज अ डायमेंशनलेस, हटा दो, रिमूव कर दो. m is simply mass, l is simply length, g is acceleration due to gravity and that is lt minus 2 z. Next,
इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, m0 l0 t1, यहाँ m x l y plus z and t minus 2z. कंपेयरिंग पावर्स, x देखिए लाइक टर्म को आई मीन m की पावर यहाँ x है तो ये इसके साथ कंपेयर होगा, तो x इक्वल टू 0, y plus z equal to 0, it means y equal to minus z, and minus 2z equal to 1, that is z equal to minus 1 by 2, so y equal to plus 1 by 2. T equal to k, m to the power 0, l to the power 1 by 2, g to the power minus 1 by 2. T equal to k, m की पावर 0 मीन्स 1, हट गया, ये हो जाएगा L हाफ अपॉन G हाफ, और ये हो जाएगा फाइनली हाफ पावर मीन्स रूट. वेल अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो इसके आगे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 2 पाई, देन इट इज 2 पाई रूट L बाई G. ये पार्ट ऑप्शनल है, अभी आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं है, ये जैसी ही कोर्स आपके टॉपिक्स में आएगा जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, सब याद रख पाने मुश्किल हैं, आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है याद है तो एक स्टेप और बढ़ा लो, नो प्रॉब्लम. ओके, ये अब थोड़ा सा अलग हो गया, इसके साथ सिंबल भी दिए जाते हैं और वो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं. फ्रीक्वेंसी सिंबल न्यू भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, तो देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम में क्या दे रखा है. लेंथ ये तो चलिए एल ही होता है, टेंशन टी लिखा रहता है, मैं जनरली टी सबस्क्रिप्ट एफ लिखता हूँ, टेंशन फोर्स, और कुछ जगह एफ भी लिखा रहता है. नेक्स्ट मास पर यूनिट लेंथ, एम लिखा रहता है, नाम तो दिया रहता है मास पर यूनिट लेंथ पर एम लिखा रहता है, और कुछ बुक्स में म्यू भी दिया रहता है. सिंबल्स पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे जो उसकी हिस्ट्री है वो कहाँ से आया है उस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो स्टार्ट करते हैं, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टेंशन ओ एक्स वाई जेड लिखना था, चलिए ए बी सी से ही काम चलाते हैं. वैसे ए बी सी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ए बी सी में. मास पर यूनिट लेंथ, फर्स्ट स्टेप इज डन. सेकंड स्टेप, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिसे आगे चल के हमने हटाना ही है. नेक्स्ट, अब इसकी डायमेंशन ले लेंगे. नेक्स्ट डायमेंशन पुट करते हैं, न्यू की डायमेंशन, अगर आपको याद हो, न्यू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, इस तरीके से यहाँ सिर्फ टाइम है जिसकी डायमेंशन है, तो न्यू की डायमेंशन हो जाती है t माइनस 1. के डायमेंशन लेस है, सीधे हटा दो, एल है, एल सिंपली एल ही है. टेंशन, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास
अपॉन लेंथ। m की एक हो जाएगी b, एक हो जाएगी c, तो m की पावर b प्लस c। फिर l की पावर एक हो जाएगी a, एक हो जाएगी b, एक हो जाएगी माइनस c। और फाइनली t की पावर हो जाएगी -2b। अब कंपेयर कर लेंगे m0 l0 t की पावर -1 इज इक्वल टू mb प्लस c la प्लस b माइनस c t माइनस 2b। तो एक आ जाएगा हमारे पास b प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा जाएगा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, और तीसरा हमारे पास आ जाएगा -2b इक्वल टू -1। इट मीन्स b इक्वल टू 1/2। इधर देखते हैं c इक्वल टू माइनस b, यानी कि c इक्वल टू -1/2। अब इधर देखते हैं a प्लस 1/2 माइनस -1/2, यानी कि a प्लस 1, यानी कि a इक्वल टू -1। वैल्यू पुट कर लेते हैं। न्यू इक्वल टू k l की पावर 1 टी एफ की पावर 1/2 म्यू पावर -1/2। अब फाइनल फॉर्मूला बनाने की बात। न्यू इक्वल टू k l रूट टी एफ बाई म्यू। एंड फाइनली खैर ये जैसे एक स्ट्रिंग की बात कही थी, दो जगह से स्ट्रेच थी, ऐसे दो रिजिड पॉइंट्स थे, इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना ही छोड़ सकते हैं वैसे, और थोड़ा सा अगर टीचर को इम्प्रेस करने के लिए लिखना चाहें तो फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी k इक्वल टू 1/2। हाँ स्टूडेंट, एक करेक्शन है, ये -1 था, सॉरी। तो -1 मतलब अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2 l और रूट टी एफ बाई म्यू। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा हो जाएगा। ये -1 अच्छा सा नहीं लग रहा, नाउ इट इज लुकिंग गुड। तो इतना छोड़ सकते हैं, ये भी सही आंसर है। डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन का एक दूसरा तरीका है, वो डायरेक्ट ही कह सकते हैं डेराइव स्टोक्स लॉ, और नीचे स्टोक्स लॉ दे दिया है। तो एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन में ये तो हमें पता चल गया कि आंसर क्या होना है। अब हम कैसे न कैसे इसे ला ही सकते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि f प्रोपोर्शनल टू ईटा टू द पावर a r टू द पावर b एंड v टू द पावर c। फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकंड स्टेप, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट रख देंगे। ये स्टेप ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि इस स्टेप को आप गायब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, के को सीधे गायब कर दो। ऑलराइट, सो थोड़ा सा ईटा पे ध्यान देते हैं। ये हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, साइड बाई साइड निकालते रहेंगे तो एक हैबिट बनी रहेगी। ईटा के लिए एक फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का, F इक्वल टू ईटा डेल्टा V बाय डेल्टा X इंटू A। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। E इक्वल टू F डेल्टा X अपॉन A डेल्टा V। एक्चुअली वैसे खैर ऐसा अभी के लिए लिख रहे हैं हम, पर ये पूरी एक क्वांटिटी होती है डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, जिसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। F की डायमेंशन m(l(t)-2, x l हो गया, एरिया l2 हो गया, वेलोसिटी lt-1 हो गई। इसे सॉल्व कर लेंगे, आएगा m l
1 t माइनस 1। और v को तो हम जानते ही हैं। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2, ईटा हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, आर हो गया एल, और v हो गया एल टी माइनस 1। एम एल टी माइनस 2 एम ए एल माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी माइनस ए माइनस सी। तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू माइनस 2, यानी कि a प्लस सी इक्वल टू 2, यानी कि c इक्वल टू 2 माइनस ए और a है 1। a और c आ गया, इसमें रख लेते हैं। माइनस 1 प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1, सब 1 1 1 आ गया। तो f इक्वल टू k ईटा 1 r1 v1। f इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 6 पाई, और वैसे ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो काम आसान हो जाएगा। 6 पाई ईटा आर वी। नेक्स्ट इज पॉइसनल फॉर्मूला फॉर फ्लो, उसे आपको डिराइव करना है। ये रहा वो फॉर्मूला, और चीज़ें जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी सिंपल है नहीं। ये v वेलोसिटी नहीं है पहली चीज, और ना ही वॉल्यूम है। ये v है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, इसका खास ध्यान रखना। p प्रेशर है, r रेडियस है। रेडियस एक पाइप का ही असल में रेट ऑफ फ्लो होता है कि लिक्विड कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है। ये किसी पाइप के थ्रू अगर वाटर फ्लो करता है तो कितना इजीली फ्लो कर पाता है। ईटा इस लिक्विड की विस्कोसिटी, एल पाइप के एंड्स के पाइप की लेंथ। अभी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, कि हम केवल 3 क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे डेरिवेशन कर सकते हैं जिसमें केवल 3 टर्म हो, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हो। यहाँ 4 हैं। वैसे ये हो पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल मीनिंग देखें तो ये असल में प्रेशर अपॉन लेंथ को एक सिंगल टर्म लिया जाता है जिसे प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। इस एंड का प्रेशर, इस एंड का प्रेशर, दोनों का डिफरेंस ये P होता है, और L इन दोनों के बीच की लेंथ होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, V प्रोपोर्शनल टू P बाई L एज अ होल टू द पावर A, R टू द पावर B, ईटा टू द पावर C। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ पाइप एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। या ये ऐसे भी आ सकता है कि ये चारों टर्म दे दें, तो उसमें आपको प्रेशर और लेंथ को साथ लेके प्रेशर ग्रेडियंट बना देना है, एक कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट टेकिंग डायमेंशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एक मिसकंसेप्शन है, जो स्टेटमेंट मैंने भी दिया है उसे मैं आगे क्लियरिफाई भी करता, लेकिन शायद इस वीडियो में फिर वो एक कॉन्ट्रडिक्शन बन के रह जाता और अगले वीडियो में उसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये कहा जाता है कि 3 टर्म्स एक फॉर्मूले में एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम डिराइव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं, 4 टर्म्स को नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई है,
ये सिर्फ तब होता है जब हम 3 डायमेंशंस के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसे अभी प्रेजेंटली ये जितने भी टर्म्स हैं ये एम, एल और टी वाले हैं, 3 डायमेंशंस। इसके साथ हम मैक्सिमम जो दूसरे साइड पे टर्म्स होंगे, डायमेंशनल टर्म्स होंगे, वो 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 3 से ज़्यादा टर्म्स वाले डेरिवेशन नहीं कर सकते। हम 4 टर्म्स वाले डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4 डायमेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। 5 कर सकते हैं, लेकिन 5 डायमेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। 6 कर सकते हैं, 6 डायमेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। 7 कर सकते हैं, 7 डायमेंशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। और इसी तरीके से 3 डायमेंशन के लिए 3 इक्वेशन, 4 के लिए 4 इक्वेशन, 5 के लिए 5 इक्वेशन, 6 के लिए 6 इक्वेशन, 7 के लिए 7 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। उन्हें आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होगा, डिफिकल्ट है, हो जाएगा। लेकिन कन्वीनियंटली हम केवल 3 टर्म्स वाले डेरिवेशन कर सकते हैं रिलेटेड टू 3 डायमेंशंस। आई थिंक ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत भी कर सकता है, और क्योंकि बुक्स में सब जगह ये चीज़ मेंशन है कि 3 टर्म्स से ज़्यादा का डेरिवेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं भी यही बात कह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक बात हिडन है। जबकि हम 3 डायमेंशंस को इंक्लूड कर रहे हैं, 4 को कर रहे हैं, तो हम 4 टर्म्स को डील कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये डिस्क्लेमर मैं फिर इससे अगले वीडियो में फिर से दूंगा, और वहाँ आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दूंगा। वापस हम फोकस करते हैं इधर। लेकिन वंस अगेन आई रिपीट, 3 टर्म्स इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशंस के साथ हम डील कर रहे हैं। अगर 3 डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं तो 3 टर्म, एंड दैट्स टू कि मैक्सिमम 3 टर्म 3 डायमेंशन के साथ, 2 भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जितनी डायमेंशन आप इन्वॉल्व करते हैं एक फॉर्मूले में, उतने उतने टर्म उसमें हो सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। तो वापस हम अब अपने डेरिवेशन पे चलते हैं। स्टार्ट करेंगे ऐसे, v proportional to p by l as a whole to the power a, r to the power b, eta to the power c। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ पाइप एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। या ये ऐसे भी आ सकता है कि ये चारों टर्म दे दें, तो उसमें आपको प्रेशर और लेंथ को साथ लेके प्रेशर ग्रेडियंट बना देना है, एक कांस्टेंट। एंड नेक्स्ट, टेकिंग डायमेंशन। जनरली मैं प्रेशर को कैपिटल पी से दिखाता हूँ, पर ये प्रेशर डिफरेंस है, इसलिए स्मॉल पी, थोड़ा सा उसे खास करने के लिए। ओके अब डायमेंशन की बात आती है, तो ये याद रखिएगा, सिंपली वॉल्यूम नहीं है। रेट ऑफ फ्लो है मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। प्रेशर ml-1t-2 अपॉन एल, और ईटा ml-1t-1। थोड़ा सा और एडजस्टमेंट, एक m0 भी लिख लेते हैं, ma प्लस सी, l माइनस 2a प्लस b माइनस सी, t माइनस 2a माइनस सी, a प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 3, माइनस 2a माइनस सी इक्वल टू -1। ये वैल्यू यहाँ रख लेंगे, तो b 2a 2c -1, b इक्वल टू 4। ए और सी को सॉल्व कर लेते हैं। 0 दोनों को ऐड कर दो तो माइनस ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू 1, so finally c equal to -1। everything is done now, तो v
is equal to k p by l to the power a r to the power b eta to the power c, and that's all. r to the power 4 upon l eta. फिनिशिंग टच आप खुद दे दीजिएगा। ये कुछ डेरिवेशन थे, कुछ और डेरिवेशन, इसका भी एक और पार्ट बनाऊंगा और एक और कुछ और डेरिवेशन करेंगे हम इस पे। तो कुछ सिंपल से डेरिवेशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे वर्क इक्वल टू, बल्कि डिपेंड्स अपॉन बताता हूँ, वर्क डिपेंड्स अपॉन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। एक और फोर्स डिपेंड्स अपॉन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन का, डिपेंड्स अपॉन मास, ऐसा मत बना देना, आपके समझ के लिए कर रखा है बस, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट और बॉडी, रेडियस ऑफ प्लैनेट। Energy of a molecule proportional to Boltzmann constant and absolute temperature. ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए, सेकेंड पार्ट के लिए वेट कीजिए।